Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to discuss the topic temperature of ocean waters of class 11 geography chapter number 12. So first of all, if you are new to the channel then please subscribe to it and don't forget to press the bell icon so that you never miss an update. You can also join our WhatsApp channel with the link in the description box. So let's start with our today's topic temperature of ocean waters. So ये जो सेक्शन है ये इस बारे में डील करता है या इस बारे में आपको बताता है कि जो ओशन है ना उसका टेम्परेचर किस तरीके से वेरी करता है। ठीक है, वर्टिकली वेरिएशन हम देखेंगे कि जैसे जैसे आप ओशन की गहराइयों में जाते जाओगे तो किस तरीके से ओशन के वाटर का टेम्परेचर चेंज होगा। इसके साथ साथ स्पेशियल वेरिएशन भी देखेंगे कि अगर एक जगह से दूसरी जगह हम देखें ओशन के सरफेस के ऊपर ही किस तरीके से अलग अलग जगह पे अलग अलग टेम्परेचर मिलता है। तो आप यूं कह सकते हो हॉरिजॉन्टल हम टेम्परेचर का वेरिएशन देखेंगे कि जैसे इंडियन ओशन में कैसा टेम्परेचर है या ट्रॉपिकल एरियाज में कैसा टेम्परेचर रहेगा, फिर पोलर रीजन में कैसा टेम्परेचर रहेगा। ऑन दी अदर हैंड अगर हम डेप्थ की बात करेंगे कि अगर 200 मीटर तक कैसा टेम्परेचर रहेगा या फिर आगे 2 किलोमीटर तक कैसा टेम्परेचर रहेगा, फिर 1000 मीटर तक कैसा टेम्परेचर रहेगा। इस तरीके से हम वर्टिकल वेरिएशन देखेंगे एंड स्पेशल वेरिएशन देखेंगे। The ocean waters get heated up by the solar energy just as land. अब देखो जैसे जमीन जो है वो सूरज के किरणों की वजह से गर्म होती है, ऐसे ही ओशन का जो वाटर है वो भी सोलर एनर्जी की वजह से गर्म होता है। जैसे ही सूरज की किरणें जो हैं वो आके सरफेस वाटर पे टच करती हैं या ओशन पे वो गिरती हैं तो उससे ओशन का वाटर गर्म होता है। द प्रोसेस ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द ओशन वाटर इज स्लोअर देन लैंड। बट एक चीज हमने पहले भी डिस्कस की हुई है कि जो लैंड है ना वो बहुत तेजी से गर्म होती है और तेजी से ही ठंडी हो जाती है, बट जो वाटर है वो धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ओशियनिक वाटर के जो हीटिंग अप एंड कूलिंग ऑफ का प्रोसेस है वो धीरे है एज कंपेयर टू लैंड। फैक्टर्स अफेक्टिंग टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन। अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इस डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं, किन किन कारणों से जो टेम्परेचर है वो बदलेगा। एक जगह पे कुछ टेम्परेचर है, दूसरी जगह पे कुछ अलग टेम्परेचर है ओशन वाटर का, तो उसके पीछे रीजंस क्या क्या है। जो द फैक्टर्स विच अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर ऑफ ओशन वाटर आर, तो ये फैक्टर्स हैं। फर्स्ट है लैटिट्यूड, सेकंड है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर, थर्ड है प्रिवेलिंग विंड्स एंड फोर्थ जो है वो है ओशन करंट्स। तो ये रीजंस हैं मोटे मोटे तौर पे जिनकी वजह से ओशन वाटर का टेम्परेचर चेंज होता है। तो एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। पहला है latitude. The temperature of surface water decreases from the equator towards the poles because the amount of insolation decreases polewards. अब हमें ये चीज पता है कि जो पोलर एरियाज हैं वहां पे इतनी ज्यादा इंसोलेशन नहीं आती है, वहां पे जो सूरज की किरणें हैं वो स्लैंटिंग होती हैं, ओब्लीक रेज होती हैं, जिसकी वजह से वहां पे बहुत ज्यादा हीटिंग अप नहीं हो पाती। वहीं जो ट्रॉपिकल एरियाज हैं वहां पे सूरज की किरणें बहुत ज्यादा तीखी होती हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं, और इक्वेटर वाला एरिया ऐसा है जहां बहुत ज्यादा हीट रिसीव होती है। तो जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल वाले एरिया की तरफ जाते जाएंगे तो टेम्परेचर कम होने लगेगा। पोल वाले एरिया में जो है ऊपर जो पोल वाला एरिया है वहां पे ओशन वाटर का टेम्परेचर कम होगा या यूं कह सकते हैं ठंडा होगा, क्योंकि वहां पे जो सूरज की किरणें हैं वो बहुत ज्यादा रिसीव नहीं होती हैं। और ये जो इक्वेटर वाला एरिया होगा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्योंकि ओशन वाटर बहुत ज्यादा हीट रिसीव कर रहा है तो यहाँ पे ओशन वाटर गर्म होगा। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर। अब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर भी थोड़ा सा ऊपर वाले जो हमने पॉइंट डिस्कस किया उससे जुड़ा हुआ है। हमने अभी क्या बात की कि जो लैंड है वो बहुत तेजी से गर्म होती है और तेजी से ठंडी होती है और ओशन वाटर धीरे धीरे गर्म या ठंडा होता है। अब अगर बहुत ज्यादा लैंड होगी तो वो लैंड बहुत तेजी से गर्म होगी। अब वो लैंड अगर तेजी से गर्म हो गई तो अपने आसपास वाले ओशन को भी अफेक्ट करेगी। जैसे यहाँ पे ये लैंड है, इधर पे ये लैंड है एंड ये वाला जो एरिया है वो ओशन का है। अब जब सूरज की किरणें पड़ी तो ये लैंड तो बहुत तेजी से गर्म हो गई, पर क्या ऐसा होता है कि जो लैंड के ऊपर का एटमॉस्फेयर है, एयर है, वो हमेशा स्थिर रहेगा? ऐसा तो नहीं होता। इट विल अफेक्ट दिस ओशन वाटर सरफेस एज वेल, क्योंकि यहाँ की जो गर्म हवाएं हैं वो यहाँ जाएंगी। इस बहुत ज्यादा तेज जो कॉन्टिनेंट है जो गर्म हो चुका है उसका अफेक्ट इस पे पड़ेगा, ओशन के ऊपर पड़ेगा। अब चारों तरफ अगर लैंड ही लैंड है तो ये वाली लैंड भी वार्म अप हो गई, ये लैंड भी वार्म अप हो गई, ये लैंड भी वार्म अप हो गई, तो बीच का जो ओशन है उसका टेम्परेचर भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा, वो गर्म हो जाएगा, क्योंकि आसपास बहुत सारी लैंड है जो कि बहुत ज्यादा हीट रिसीव कर रही है। तो जितनी ज्यादा लैंड होगी
उतना ज्यादा आप कह सकते हो जो एरिया है वो गर्म रहेगा। जितनी कम लैंड होगी हम उतना कह सकते हैं ओशन का वाटर कंपैरेटिवली ठंडा रहेगा। जैसे जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है उसमें आप देखोगे कि बहुत ज्यादा लैंड का एरिया है। सो द ओशन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर रिसीव मोर हीट ड्यू टू देयर कॉन्टैक्ट विद लार्जर एक्सटेंट ऑफ लैंड दैन द ओशंस इन द सदर्न हेमिस्फेयर। अगर आप वर्ल्ड मैप में देखो तो वर्ल्ड मैप में आपको क्लियरली दिखेगी ये चीज कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की अगर मैं लाइन बनाऊं आपको तो ये है रेड कलर की जो लाइन है ये इक्वेटर है। अब इससे ऊपर पूरा ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है। अब मैक्सिमम लैंड आप क्लियरली देख सकते हो ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा लैंड का एरिया है। बट जो सदर्न हेमिस्फेयर है वहां बहुत कम लैंड है। एक ये थोड़ा सा सदर्न अमेरिका का पार्ट है, थोड़ा सा ये अफ्रीका का पार्ट है और ये ऑस्ट्रेलिया का पार्ट है। बट मैक्सिमम जो लैंड है वो आपको नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में देखने मिलेगी। इसका मतलब क्या है कि ये जो यहाँ वाला ऊपर वाला जो ओशन है वो बहुत ज्यादा कांटेक्ट में आ रहा है लैंड के, और हमें पता है लैंड बहुत जल्दी से गर्म हो जाती है, बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है, तो उसका इन्फ्लुएंस इन ओशन पे भी पड़ेगा। तो ये वाला जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जो ओशन रहेगा वो थोड़ा सा गर्म रहेगा इसके मुकाबले, सदर्न हेमिस्फेयर वाले ओशन के मुकाबले। कि सेम लैटिट्यूड है, यहाँ पे भी मान लो कुछ 30-40 डिग्री का लैटिट्यूड है, यहाँ पे भी 30-40 डिग्री का लैटिट्यूड है। बट इधर का जो ओशन रहेगा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पे जो सेम 30 डिग्री पे जो लैटिट्यूड रहेगा, 30 डिग्री लैटिट्यूड पे जो पानी रहेगा वो काफी गर्म होगा इसके मुकाबले। यहाँ पे जो 30 डिग्री का पानी देखने मिलेगा 30 डिग्री लैटिट्यूड पे वो उतना गर्म नहीं होगा। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर क्योंकि वो लैंड से बहुत ज्यादा घिरा हुआ है वो बहुत ज्यादा हीट रिसीव करेगा। प्रिवेलिंग विंड्स, विंड किस तरीके से चल रही है? The winds blowing from the land towards oceans drive warm surface water from the coast, resulting in the upwelling of cold water from below. अब इसको हम देखें, जैसे यहाँ पे होगा एक तरफ लैंड है, ये लैंड है ठीक है, और इधर पे ये ओशन है। अब जब हवाएं लैंड से ओशन की तरफ चलेंगी, इस तरीके से चलेंगी, तो होगा क्या कि अभी देखो सूरज निकल रहा है तो लैंड भी गर्म हो रही है और थोड़ा थोड़ा ओशन भी गर्म हो रहा है। इनमें ज्यादा गर्म कौन होगा? लैंड ज्यादा गर्म होगी और जो ये ओशन है वो कंपैरेटिवली कम गर्म होगा। बट ओशन का वाटर गर्म तो होगा, उसका जो सरफेस है, ओशन का जो सरफेस वाटर है वो कंपैरेटिवली गर्म होगा अपने नीचे वाले वाटर के मुकाबले, क्योंकि सबसे पहले जो सूरज की किरणें हैं वो किसको टच कर रही हैं? वो सरफेस वाटर को रिसीव कर रही हैं, सरफेस वाटर पे वो पड़ रही हैं। इसकी वजह से सरफेस वाटर का जो टेम्परेचर है वो कंपैरेटिवली ज्यादा होगा, गहराई पे जो पानी होगा वो ठंडा होगा। होगा क्या कि जब ये हवाएं चलेंगी, जब कॉन्टिनेंट की तरफ से हवाएं चलेंगी ओशन की तरफ, इधर पे इस तरीके से ओशन की तरफ हवाएं चली, अब ये हवाएं क्या करेंगी? ये ओशन के ऊपर वाला जो ऊपर का लेयर है उसका गर्म पानी उठा उठा के दूर ले जाएंगी। ये जो गर्म पानी है इसको आगे ले जाएंगी। इसको मैं रेड कलर से बना देती हूँ। ये वाला जो गर्म पानी है वो इस तरफ कोस्ट से दूर वाली तरफ इकट्ठा होने लगेगा। कोस्ट यहाँ पे है। अब होगा क्या, क्योंकि ये हवाएं इस तरीके से चल रही हैं तो वो इसी डायरेक्शन में ओशन के ऊपर का जो लेयर था, जो ओशन का सरफेस वाटर था जो थोड़ा वार्म था, उसको वो उठा उठा के दूसरी तरफ जमा करने लगेंगी। अब होगा क्या, ये किस तरीके से हो जाएगा, जैसे जो वार्म वाटर था वो इधर पे इकट्ठा हो गया, पर नीचे कोल्ड वाटर भी तो है, तो नीचे का जो कोल्ड वाटर है वो यहाँ पे आने लगेगा। ठीक है, अगर पानी उठा के इधर पे कर दिया है तो कोई तो पानी आएगा जो इस खाली जगह को भरेगा। ये इस तरीके से गड्ढा तो नहीं रहेगा, गैप तो नहीं रहेगा। इसको मैं थोड़ा सा और नीचे बना के दिखाऊं, जैसे ये वाला जो एरिया है ये किसका है? कॉन्टिनेंट है, एंड इधर वाला जो पूरा एरिया है ये ओशन का है। अब इसमें जो गर्म पानी था वो पूरा ऐसे हो गया, जो यहाँ का गर्म पानी था इस तरफ से वो हवाओं की वजह से इस तरफ आके इकट्ठा हो गया, यहाँ पे इकट्ठा हो गया। पर यहाँ पे अब आपको थोड़ा गड्ढा सा दिख रहा होगा, गैप दिख रहा होगा, तो क्या पानी में इस तरीके से गैप हो सकता है? नहीं होगा। यहाँ पे नीचे का जो पानी है वो आके इस गैप को भर देगा, तो ये वाला जो पानी है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो इधर पे ये मैंने ब्लू और रेड से क्यों बनाया, क्योंकि अब ये जो ब्लू कलर से पानी है ये थोड़ा कोल्ड होगा, क्योंकि ये नीचे का पानी ऊपर उठ के आया है, और सरफेस का वाटर क्योंकि सारा इधर इकट्ठा हो गया, तो ये वाला जो वाटर है वो थोड़ा वार्म होगा। तो इस केस में क्या होगा कि जब हवाएं कॉन्टिनेंट से इसकी तरफ चलेंगी, ओशन की तरफ चलेंगी,
तो जो गर्म पानी है वो कोस्ट से दूर इकट्ठा हो जाएगा और कोस्ट के पास वाला जो इलाका है वहां पे ठंडा पानी आ जाएगा। यहाँ पे ये ठंडा पानी आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कोस्ट के पास किस तरीके का टेम्परेचर रहेगा, थोड़ा सा ओशन का टेम्परेचर थोड़ा ठंडा रहेगा और कोस्ट से दूर ओशन का टेम्परेचर थोड़ा गर्म रहेगा। तो इस तरीके से कि हवाएं कैसे चल रही हैं, जब हवाएं कॉन्टिनेंट से ओशन की तरफ चल रही हैं तो कोस्टल इलाके पे पानी ठंडा रहेगा और कोस्टल से दूर जो इलाका है वहां पे पानी गर्म रहेगा। अब इसका अगर उल्टा हो, इसका उल्टा होने का मतलब क्या है कि जो ओशन का वाटर है, इसको मैं डार्क ब्लू से बना देती हूँ, ये जो ओशन का वाटर है ये ऐसे है नॉर्मल और हवाएं ऐसे चल रही हैं, वो ओशन से कॉन्टिनेंट की तरफ चल रही हैं। अब अगर ओशन से कॉन्टिनेंट की तरफ हवाएं चल रही हैं तो क्या होगा, अब जो गर्म पानी है वो सारा कोस्ट की तरफ इकट्ठा हो जाएगा। अब ये सारा जो गर्म पानी है वो यहाँ कोस्ट की तरफ इकट्ठा हो गया। अब अगर ये कोस्ट की तरफ इकट्ठा हो गया तो इस गैप को आके कोई तो भरेगा, तो यहाँ पे नीचे का ठंडा पानी आके इस गैप को भर देगा। अब इस केस में क्या हुआ, जब हवाएं कैसे चल रही हैं, कोस्ट की तरफ चल रही हैं, मतलब ओशन से कॉन्टिनेंट की तरफ चल रही हैं, इस केस में क्या होगा कि कोस्टल इलाके पे तो वार्म वाटर रहेगा और कोस्ट से दूर जो वाटर है वो कोल्ड रहेगा। तो इसीलिए बोला है प्रिवेलिंग विंड, कि हवा कैसे चल रही है वो भी डिसाइड करती है कि ओशन के सरफेस का पानी गर्म रहेगा कि ठंडा रहेगा, कहाँ पे गर्म रहेगा कहाँ पे ठंडा रहेगा। इस तरीके से ये जो हवाएं हैं वो हेल्प करती हैं। इट रिजल्ट्स इनटू लॉन्गिट्यूडनल वेरिएशन इन द टेम्परेचर। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो हवाएं हैं इसकी वजह से लॉन्गिट्यूडनल वेरिएशन इन टेम्परेचर आ रहा है। लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूड्स हम देखते हैं कि जैसे इस तरीके से ये एक लॉन्गिट्यूड है, ये एक लॉन्गिट्यूड है, तो जो वर्टिकल लाइंस हैं ये वर्टिकल लाइंस है हमारे अर्थ के ऊपर। अब आप देखो कि एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड में हम इस तरीके से मूव कर रहे हैं। अब यहाँ देखो जो पानी का जो टेम्परेचर चेंज हुआ ये कैसे हुआ है, पहले यहाँ पे रेड है और मतलब यहाँ पे वार्म है और उसके बाद कोल्ड है। तो लॉन्गिट्यूडनली जो ओशन का वाटर है उसमें चेंजेस आ रहा है। तो हवाएं क्या करती हैं, वो ओशन वाटर में लॉन्गिट्यूडनली पानी के जो टेम्परेचर है उसको अफेक्ट करती है। Contrary to this, the onshore winds pile up warm water near the coast and this raises the temperature. तो जो सेकेंड कंडीशन हमने देखी कि जब ओशन से कॉन्टिनेंट की तरफ हवाएं चलेंगी तो वो क्या करेंगी, वो कोस्ट के पास वार्म वाटर को पाइल कर देंगी और जिससे कोस्ट के पास वाले ओशन का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है ओशन करंट्स। Warm ocean currents raises the temperature in cold areas while the cold currents decreases the temperature in warm ocean areas. तो ये जो ओशन करंट्स है ना, ये क्या करते हैं, ये एक तरीके से टेम्परेचर को मॉडरेट करने का काम करते हैं। जब वार्म ओशन करंट्स चल के थोड़े ठंडे इलाके में जाएंगे तो वो उस ठंडे इलाके के टेम्परेचर को थोड़ा सा वार्म कर देंगे। ठीक है, इसी तरीके से जब ठंडे कोल्ड करंट्स वार्म इलाके में जाएंगे तो वो वार्म इलाके के टेम्परेचर को थोड़ा सा ठंडा कर देंगे। इधर पे आप एग्जाम्पल से इसको समझ पाओगे। The Gulf Stream warm current raises the temperature near the eastern coast of North America. जो Gulf Stream है जो कि एक warm current है, मतलब Gulf Stream एक current का नाम है जो कि एक गर्म current रहता है। These raises the temperature near the eastern coast of North America. यहाँ देखो, इधर पे आपको ये Gulf Stream दिखेगा ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका पे, ये वाला। ठीक है, अब इधर पे क्या होगा कि जब ये रेड कलर से आपको देखने मिल रहा होगा, यहाँ पे रेड कलर से करंट्स हैं, रेड कलर की जो लाइन है इसका मतलब वो वार्म करंट है एंड जो ब्लू कलर की लाइंस है इसका मतलब वो कोल्ड करंट है। अब वैसे ये इलाका थोड़ा ठंडा रहता है, ये वाला इलाका नॉर्मली ठंडा रहता है, बट जब यहाँ पे ये कोल्ड करंट्स जाएंगे, जैसे ही ये कोल्ड करंट्स यहाँ पे जाएंगे, ये गल्फ स्ट्रीम वाला जैसे ही ये गल्फ स्ट्रीम वाला वार्म करंट जाएगा तो वो इस कोल्ड एरिया के टेम्परेचर को थोड़ा सा न्यूट्रलाइज कर देगा, थोड़ा सा वार्मर कर देगा। ठीक है, इसी तरीके से वेस्ट कोस्ट ऑफ यूरोप वो भी इस गल्फ स्ट्रीम की वजह से थोड़ा सा वार्म हो जाएगा। वेस्ट कोस्ट ऑफ यूरोप आपको कहां देखने मिलेगा, यहाँ पे, इधर पे देखो, ये जो गल्फ स्ट्रीम है यही आगे की तरफ बढ़ रही है और ये यूरोप के वेस्टर्न कोस्ट की तरफ आ रही है। तो इसकी वजह से इधर का जो टेम्परेचर है, क्योंकि यहाँ पे भी नॉर्मली टेम्परेचर ठंडा रहेगा, ये हायर लैटिट्यूड्स पे है, पर जैसे ही ये वार्म करंट यहाँ पे आएगा ये यहाँ के टेम्परेचर को थोड़ा सा गर्म कर देगा। While the Labrador current, cold current lowers the temperature near the northeast coast of North America. अब Labrador current है जो कि एक cold current है, ये क्या करेगा, ये नॉर्थ ईस्ट कोस्ट जो है नॉर्थ अमेरिका का उसको, उसके टेम्परेचर को थोड़ा ठंडा कर देगा। इसको भी अगर हम देखें यहाँ पे ओशन करंट वाले मैप में,
इधर पे लैब्रेटर करंट यहाँ पे है, ये वाला जो ब्लू लाइन आपको देखने मिल रही है, ये वाला जो करंट है ये लैब्रेटर करंट है। अब ये एक कोल्ड करंट है, जब ये कोल्ड करंट है तो ये ठंडा पानी लेके नीचे आएगा। जब ये ठंडा पानी लेके नीचे आएगा तो ये जो ईस्टर्न कोस्ट है नॉर्थ अमेरिका का, यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा जो टेम्परेचर है वो ठंडा हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये गल्फ स्ट्रीम ले जाके वार्म वाटर ला रही है, ये लैब्राडोर करंट जो है वो ठंडा पानी ला रहा है, तो यहाँ पे पानी का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल हो जाएगा। लैब्रेट कर देगा इसको, गल्फ स्ट्रीम थोड़ा सा वार्म कर देगी, तो पानी ना ही तो बहुत ज्यादा गर्म ना ही बहुत ज्यादा ठंडा होगा, इस तरीके का पानी यहाँ पे हो जाएगा। तो ओशियन वाटर का जो टेम्परेचर है वो इन सभी फैक्टर्स से अफेक्ट होता है। जब हमने फैक्टर्स पढ़े, ये क्या करते हैं, ये ओशियन करंट के जो टेम्परेचर है उसे लोकली अफेक्ट करते हैं, मतलब ओशन के ऊपर का जो सरफेस है वो किस तरीके का टेम्परेचर उस पर होगा। The enclosed seas in the low latitudes record relatively higher temperature than the open seas. अब जो enclosed है वहां पे जो थोड़े लो लैटिट्यूड्स एरियाज की, जैसे मान लो ये ब्लैक सी है, ठीक है, कैस्पियन सी है, तो ये वाले जो एरियाज हैं ये आपको देख चारों तरफ से लैंड से घिरे हुए हैं। इसकी भी बात अगर आप छोड़ो तो बाकी ये देखो मेडिटेरेनियन सी, मेडिटेरेनियन सी जो है ये भी मैक्सिमम लैंड से घिरी हुई है, चारों तरफ से लैंड से घिरी हुई है। तो ये जो लो लैटिट्यूड्स है, मतलब जो इक्वेटर के आसपास वाले लैटिट्यूड्स हैं, हायर लैटिट्यूड पोल की तरफ, लो लैटिट्यूड इक्वेटर की तरफ, ठीक है, क्योंकि 0 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री है इक्वेटर के पे जो एरिया लैंड से घिरा हुआ होगा वो थोड़ा वार्मर होगा, क्योंकि ओपन सी में क्या है, ओपन सी में तो ये करंट वगैरह आके कोई ठंडा करंट आ रहा है, कोई वार्म करंट आ रहा है, ओपन सी में करंट्स वगैरह जो हैं वो पानी को मिला देंगे और टेम्परेचर को थोड़ा सा नॉर्मलाइज कर देंगे। पर जो यहाँ पे जो एरिया पूरे तरीके से लैंड से घिरे हुए हैं और बहुत थोड़े से इनलेट से सी से कनेक्टेड हैं, ऐसे केस में क्या होगा कि इस तरीके का जो सी है इसका ज्यादा होगा, क्योंकि ये चारों तरफ से लैंड से घिरा हुआ है। अब ये बात थी लोअर लैटिट्यूड्स की, इक्वेटर के पास की। बट वहीं जो एरियाज थोड़े हाई लैटिट्यूड्स हैं वहां पे क्या होगा, वहां पे इनक्लोज्ड एरियाज का टेम्परेचर थोड़ा ठंडा होगा इसी के मुकाबले, क्योंकि देखो जो ऊपर वाले एरियाज हैं यहाँ पे, जैसे ये वाला पूरा आपको ये बीच में फिनलैंड स्वीडन नॉर्वे इनके बीच में ये आपको सी दिख रही है। अब इस वाले केस में क्या होगा, ये ऑलमोस्ट चारों तरफ से लैंड से घिरा हुआ है और ये थोड़े से हायर लैटिट्यूड्स हैं। हायर लैटिट्यूड्स पे क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है, ठंडा होता है। इधर पे कोई वार्म टेम्परेचर आके इसको जल्दी से न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा। अगेन अगर ओपन एरिया है, ओपन सी है, तो किसी ठंडे इलाके में वार्म करंट, अगर वार्म करंट उस पर आ ही नहीं पाएगा तो वहां पे जो टेम्परेचर है वो ठंडा ही रहेगा। इसीलिए जो हायर लैटिट्यूड्स है वहां पे इनक्लोज्ड एरिया, मतलब थोड़ा चारों तरफ से घिरा हुआ एरिया जो है उसका पानी ठंडा रहेगा। जो थोड़े से लोअर लैटिट्यूड है वहां पे जो समुद्र चारों तरफ से लैंड से घिरा हुआ है उसका टेम्परेचर थोड़ा रहेगा। तो ये रीजन क्या है, क्योंकि नीचे वाले एरियाज में, लो लैटिट्यूड वाले एरियाज में गर्म रहती हैं चीजें, तो यहाँ पे कोई ठंडा करंट आके टेम्परेचर को कम नहीं कर पाएगा इनक्लोज्ड एरिया में। सिमिलरली जो एरियाज ऊपर हैं, हायर लैटिट्यूड पे हैं, वहां पे अगर इनक्लोज्ड एरिया है, नॉर्मली हायर लैटिट्यूड पे टेम्परेचर ठंडा रहता है, तो इनक्लोज्ड होने के कारण कोई वार्म करंट आके उसमें नहीं मिल पाएगा और टेम्परेचर गर्म नहीं हो पाएगा।